बदलाव आया आगे। विकास की जो बातें हैं वो मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा कि स्टार्टअप में क्या हुआ, इसमें कितने लोन्स दिए गए, कितने गुनी सड़कें बनी, किस ढंग की चीजें बनी। सोच में जो चेंजेस आए वो मैं बताना चाहता हूं। पावर रिक्वायरमेंट इस देश की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है अगर हम डेवलपिंग कंट्री हैं। पावर का जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो एक बड़ा टास्क है। पर इस देश में ये भी तो आप देखिए ना, नॉर्थ में और खासकर वेस्टर्न एरिया में, राजस्थान, गुजरात और अन्य हिस्सों में सूर्य की गर्मी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। क्यों नहीं हमने सोलर एनर्जी पे ध्यान दिया? सरकार आई और सोलर एनर्जी में हमारा उत्पादन 12 गुना बढ़ा। और उससे भी बड़ी बात यह रही कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना जिसका केंद्र भारत में बना, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली के पास गुड़गांव में। यानी हमने सोचा कि नए सिरे से यह एनर्जी कैसे यूज की जा सकती है जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को यूज करे। उसका दूसरा देखिए, अगर पश्चिमी इलाके में सूरज बहुत है तो पूर्वी इलाके में बाढ़ बहुत आती थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, क्योंकि पानी बहुत बरसता है, नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं। यदि बाढ़ आती है, नदियों के पाट चौड़े हैं, तो क्या उसे जल परिवहन, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं यूज किया सकता था? हमने वो शुरू किया और आपने देखा हल्दिया से लेके वाराणसी तक पहली बार एक बड़ी कंपनी का कंटेनर आया, क्योंकि इससे कॉस्ट रोड और रेल के मुकाबले 1/10 आती है और उसी अनुपात में प्रदूषण भी कम होता है। ये एक नई सोच थी, एक नया विचार था। फिर और एक नया विचार आया। जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती थी तो फॉरेन पॉलिसी में एट द मोस्ट हमारे दो कंसर्न रहते थे, इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड द स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, आर्थिक पक्ष और रणनीतिक पक्ष। ये हमारा जिस देश के साथ जो इक्वेशन बननी उसके हिसाब से हमारी कूटनीति चलेगी। परंतु जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं ना, ये मतलब के होते हैं किसी भी देश के साथ। आपके आर्थिक और सामरिक हित किसी भी देश के साथ समय समय पर बदलते रह सकते हैं। आपको याद होगा कि 1962 के चीन युद्ध के समय जब चीन ने लगभग अरुणाचल प्रदेश यानी तब के नेफा में कब्जा सा कर लिया था, उस समय हमारे पक्ष में आके कौन देश खड़ा हुआ था? अमेरिका। जब कैनेडी ने उनको एक प्रकार से थ्रेट किया था 1962, और केवल 9 साल के बाद 1971 जब हम बांग्लादेश तोड़ रहे थे तो वही अमेरिका अपना 7th फ्लीट भेज रहा था हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। ये सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशंस कभी भी बदलते रह सकते हैं, वो स्थायी भाव नहीं है कूटनीति में। मगर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर बहुत बड़ा कल्चरल पोटेंशियल था, जो भावनात्मक ढंग से कम ईस्टर्न हेमिस्फीयर के तमाम कंट्रीज को जोड़ के रख सकता है। हमने कभी ना उसको एक्सप्लोर किया, ना कभी उसको यूज किया। आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने पहली विदेश यात्रा किस देश की थी? भूटान की। सबसे छोटा देश, सांस्कृतिक दृष्टि से हमसे सबसे नजदीक। दूसरी यात्रा नेपाल की थी। फिर बड़े बड़े देशों की यात्रा की। हमारा ऐसा संबंध उन देशों के साथ है जिसको कि समझने में कई बार बड़ी समस्या उत्पन्न होती है बाहर वालों को। जैसे रामायण दुनिया का एक ही देश है जिसके नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे आती है, वो भारत नहीं है जिसके नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे आती है, वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। आज भी आप जाइए ये चाणक्यपुरी में कौटिल्य मार्ग से आगे जाके जहां इंडोनेशियन एम्बेसी है, उसके दोनों पिलर्स के ऊपर गरुड़ बने हुए हैं। इंडोनेशिया की जो नेशनल कैरियर एयरलाइंस है उसका नाम है गरुड़ एयरवेज। अब गरुड़ क्या था? भगवान विष्णु का वाहन। मुस्लिम देश हो के वो गरुड़ एयरवेज रख सकता है। हमारे यहां तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाए यदि इस प्रकार की कोई बात आ जाएगी। अब आप इतना ही नहीं देखिए, आप थाईलैंड जाइए, वहां किंग का पुराना महल देखिए तो उसके चारों तरफ 256 गरुड़ बने हैं। गाइड से पूछिए गरुड़ क्यों बने हैं, तो वो जवाब देता है, इन अवर कल्चर किंग इज कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू गॉड विष्णु and Garud is the vehicle of Vishnu, so entire palace is designed in such a way as if it is situated on the back of Garud. अब ये है हमारा उनके साथ इमोशनल कनेक्ट। एक देश मंगोलिया जहां आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने जो मंगोलिया गए, और जब वहां से लौटने लगे तो वहां के राष्ट्रपति ने उनको भेंट में क्या दिया? एक घोड़ा दिया जिसका नाम था कनथक।
ये किसके घोड़े का नाम था? जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, ये भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम था। इसलिए आज भी वहां हॉर्सेस की सबसे अच्छी ब्रीड को यही नाम दिया जाता है। अब आप सोचिए कैसा इमोशनल कलेक्ट हमारा उन कंट्रीज के साथ, मंगोलिया जैसे, जिनको कि हम कोई काउंट ही नहीं करते थे। और उसका नुकसान क्या हुआ? आप में से ज्यादातर लोग विदेश गए होंगे। विदेश में जाइए और आप कहिए ट्रूली एशियन रेस्टोरेंट, तो उसमें सब कुछ चाइनीज होगा। एशियन क्लोथ, सब कुछ चाइनीज होगा। एशियन स्पिरिट, सब कुछ चाइनीज होगा। भाई एशिया में आके देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, इसमें कोई चाइनीज इन्फ्लुएंस है क्या? टोटल इंडियन इन्फ्लुएंस है। इवन फॉर दैट मैटर चाइना का क्या इन्फ्लुएंस कल्चरली इंडिया पे? कुछ नहीं। चाइना पे इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस है। एंटायर चाइना वाज बुद्धिस्ट प्रायर टू माओ रिवोल्यूशन। वो जो हुशी बहुत बड़े थिंकर हुए, जो पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, उन्होंने कहा था ना, इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। तो फैक्ट तो ये है कि ट्रूली एशियन स्पिरिट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिया। पर जब हम ही अपने को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, तो वो पूरा स्पेस चाइना को दे दिया आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट ही नहीं दी, उसको एशियन स्पिरिट की सीट भी दे दी। और उसकी वजह से आज स्थिति हो गई कि अगर हम अपने देश में किसी शहर का नाम बदलते हैं, उसको लेकर हो हल्ला होता है। पुराना नाम बदलते भी नहीं है, रिवर्ट करते हैं। जो हजारों सालों में केवल अगर 100-200 साल छोड़ दिए जाए, उससे पहले वही था। स्थिति तो ये होनी चाहिए थी कि आज इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, जिसका प्राचीन नाम जयकर्ता था, हम ये जयकर्ता कहने की स्थिति में होते। सिंगापुर को सिंगापुर कहने की स्थिति में होते। उसकी बजाय हम अपने ही यहाँ कोई नाम ओरिजिनल पे आ जाए तो उसके ऊपर करने लगते हैं। तो क्या हुआ? इस कल्चरल एंगल को एक पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी की तरह यूज करना, ताकि उन देशों के साथ एक भावनात्मक संबंध जुड़े। ये एक अभिनव प्रयोग था डिप्लोमेसी। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा इतनी भारी संख्या में बाहर है, करोड़ से ऊपर है, और उसके अंदर देश के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा है, मगर कोई भी गवर्नमेंट पहले जाती थी, उनसे कोई कनेक्ट ही नहीं करती थी, उनको एड्रेस नहीं करती थी, उनको लूप में नहीं लेती थी। हम लोगों ने लेना शुरू किया। एक बदलाव आया। एक अन्य बदलाव सोच में, हम आजाद हुए और आजादी के साथ हम एक अद्भुत देश बने थे। जब हम आजाद हुए तो दुनिया के कई देश डिवाइड हुए थे। कोरिया भी डिवाइड हुआ था, जर्मनी भी डिवाइड हुआ था, पर हम एकमात्र देश थे जो इंटरनल कारणों से डिवाइड हुए थे। और आजादी के साथ हुए विभाजन के दुर्भाग्यपूर्ण दंगों में लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे, और 1.25 से 2 करोड़ लोग बेघरबार होकर इधर से उधर शिफ्ट हुए थे, which was the biggest massacre of the mankind in the documented history of the world। 6 महीने में 10 लाख लोग विश्व की बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांतियों में नहीं मारे गए। एंड दिस वाज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैन, कि इतने करोड़ लोग इधर से उधर शिफ्ट होकर चले गए साल भर के अंदर। उसके बावजूद वो हमें आज़ादी बगैर रक्त का एक भी बूंद बहाए, बगैर कोई संघर्ष किए मिली थी। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। ये हमें समझाया गया और हमने उसको मान लिया था। फिर उसके बाद हम एक नए देश के रूप में उभरे। कश्मीर का इशू आया और हम एक ऐसे महान देश बने जिसकी जीतती हुई फौज ने युद्ध विराम किया। दुनिया में हमेशा हारती हुई फौज सीज फायर के लिए जाती है, हमारी जीतती हुई फौज सीज फायर के लिए गई। दुनिया में हमेशा छोटा देश जिसकी फौज हार रही हो यूनाइटेड नेशन से भागता है। हम बड़े देश थे, हमारी फौज जीत रही थी, यूनिलैटरल सीज फायर करके हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए। उसके बाद पिछले 60-65 सालों से हमेशा दुनिया में यह होता है कि कमजोर आदमी कहता है ये ताकतवर है इसलिए मुझे सता रहा है। हम 60-65 सालों से कह रहे थे ये छोटा है, कमजोर है, मैं बड़ा हूं, ताकतवर हूं, मगर ये मुझे सता रहा है।